स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे संघ एस के हेल्मिंथस के बारे में। एस के हेल्मिंथस जंतुओं का एक संघ है और वर्तमान में अगर हम आधुनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो आधुनिक वर्गीकरण में एस के हेल्मिंथस को एक अधिसंघ माना गया है। मैं इस बात को यहां लिख देता हूं कि अगर हम आधुनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो एस के हेल्मिंथस जो है इसे एक अधिसंघ सुपर फाइलम माना गया है और इस एस के हेल्मिंथस में छोटे छोटे कुछ संघ रखे गए हैं और एक बड़ा संघ रखा गया है। तो इस अधिसंघ के अंदर जो एक बड़ा संघ रखा गया है उस बड़े संघ का नाम नीमेटोडा है। तो दोनों ही बातें मैं डिस्कस कर लेता हूं कि जो पुरानी वर्गीकरण प्रणाली है, जो क्लासिफिकेशन का ओल्ड सिस्टम है, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो एस के हेल्मिंथस को एक संघ, एक फाइलम माना गया है। लेकिन अगर हम आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार चलते हैं, जो क्लासिफिकेशन का मॉडर्न सिस्टम है, अगर हम उसके हिसाब से चले तो एस के हेल्मिंथस जो है इसे एक अधिसंघ के रूप में, सुपर फाइलम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो किसी भी रूप में पढ़ा जाए तो हमारी जो 11th क्लास की बुक है बायोलॉजी की, NCERT की, उसमें एस के हेल्मिंथस को एक संघ के रूप में, एक फाइलम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये एक छोटी सी जानकारी एस के हेल्मिंथस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस की। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, इस संघ के जो भी जंतु हैं इन्हें हम कॉमन
सामान्य रूप से राउंड वर्म्स गोल कृमि के नाम से जानते हैं। अब गोल कृमि क्यों है ये, इस पे बात करें। अगर इन जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी में एक अनुप्रस्थ काट कर क्या करें कि इन जंतुओं का एक अनुप्रस्थ काटें, टीएस ट्रांसवर सेक्शन काटें, और जब इस टीएस अनुप्रस्थ काट को हम सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो जो काट है वो हमें राउंड या गोल दिखाई देता है। और इस कारण इन जंतुओं को कॉमनली सामान्यतः गोल कृमि राउंड वर्म्स के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि जंतुओं का जो प्लेटी हेलमिन्थस संघ है उनको हमने सामान्य रूप से चपटे कृमि फ्लैट वर्म कहा था। एस्के हेलमिन्थस जंतुओं को गोल कृमि राउंड वर्म कहा है। और इसी प्रकार जंतुओं का एक और संघ है एनेलिडा। इन्हें सामान्यतः खंडित कृमि सेगमेंटेड वर्म कहा जाता है। तो एक चीज नोट करने वाली है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की हम तैयारी करते हैं उसके अनुसार, कि जो वर्म शब्द है, जो कृमि शब्द है, इसका उपयोग प्लेटी हेलमिन्थस जंतुओं के लिए भी हो रहा है। इस कृमि शब्द का प्रयोग एस्के हेलमिन्थस जंतुओं के लिए भी हो रहा है, और इस कृमि शब्द का प्रयोग एनेलिडा संघ के जंतुओं के लिए भी हो रहा है। तो पहली बात हमने डिस्कस की कि जिस संघ के बारे में आज बात कर रहे हैं, इन्हें सामान्यतः गोल कृमि राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट में ये जंतु गोल दिखाई देते हैं। अगली मैं बात करूंगा इन जंतुओं में सममिति की, सिमेट्री की। तो क्या देखते हैं हम कि संघ एस्के हेलमिन्थस जो भी जंतु हैं इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। और पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिन जंतुओं की सममिति द्विपार्श्व प्रकार की है उनका हमने एक ग्रुप बनाया है, बाइलेटरिया। तो संघ
एस्केहेलमिन्थस जंतु बाइलेटरिया समूह में सम्मिलित किए गए, क्योंकि इनकी सममिति द्विपार्श्व प्रकार की है। अगले जो लक्षण की हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे इन जंतुओं के संगठन के स्तर पे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम वर्गीकरण के आधार उस पे बात कर रहे थे तो वहां हमने जंतुओं में 4 प्रकार के संगठन के स्तर पर बात की थी। कोशिकीय स्तर, जैसा कि पॉरीफेरा जंतुओं में होता है। फिर हमने बात की थी ऊतक स्तर के संगठन की, और वैसा संगठन हमें सिलेंट्रेटा या जो निडेरिया जंतु है उनमें दिखाई देता है। फिर तीसरे प्रकार का संगठन था अंग स्तर का, पहली बार अंग बन गए, और ऐसा हमें प्लेटीहेलमिन्थस जंतुओं में दिखता है। और जो चौथे प्रकार का संगठन का स्तर है वो है अंग तंत्र, यानी अंगों ने मिलकर सिस्टम तंत्र का निर्माण किया। तो एस्केहेलमिन्थस जंतुओं में अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी इन जंतुओं में पहली बार सिस्टम तंत्र विकसित हुए। तो इनके संगठन का स्तर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड अंग तंत्र स्तर का संगठन है। अगली बात करेंगे जनन स्तर की। क्या देखते हैं हम कि एस्केहेलमिन्थस जंतुओं में कुल 3 जनन स्तर हैं। एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीजोडर्म भी है। तो ये जंतु त्रिकोरक स्तरीय हैं, क्योंकि इनमें तीनों जनन स्तर भ्रूणीय एक्टोडर्म, भ्रूणीय मीजोडर्म, भ्रूणीय एंडोडर्म उपस्थित होती है। तो ये जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरक स्तरीय प्रकृति के होते हैं। अगली बात करेंगे सीलोम की, देह गुहा। क्या देखते हैं एस्केहेलमिन्थस जंतुओं में कि इन जंतुओं में देह भित्ति के और आहार नाल के बीच में गुहा तो है, लेकिन वो गुहा वास्तविक देह गुहा नहीं है। मतलब इनमें कूट गुहा, आभासी गुहा पाई जाती है। और ऐसे जंतु जिनमें कूट गुहा है, आभासी गुहा है, उन्हें स्यूडो सीलोमेट समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो जो एस्केहेलमिन्थस जंतु हैं ये स्यूडोसीलोमेट है। इनमें वास्तविक देह गुहा
उपस्थित नहीं है। इनमें एक आभासी गुहा, एक कूट गुहा उपस्थित होती है। और कूट गुहा क्या है, इसके बारे में हम लोग अलग से एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं YouTube पर, हमारे चैनल पर वो अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब बात करेंगे एस्के हेलमिंथस जंतुओं में आहार नाल के बारे में, एलिमेंटरी कैनाल के बारे में। जब कल हम बात कर रहे थे जब प्लेटी हेलमिंथस जंतुओं की, चपटे कृमियों की, तो वहां मैंने ऐसी बात की थी कि कुछ सदस्य तो ऐसे हैं प्लेटी हेलमिंथस के जिनमें आहार नाल अनुपस्थित है ही नहीं, और कुछ ऐसे सदस्य हैं प्लेटी हेलमिंथस के उनमें आहार नाल है लेकिन अपूर्ण आहार नाल है, इनकम्प्लीट आहार नाल है। पहली बार हम एस्के हेलमिंथस जंतुओं में ऐसा देखते हैं कि इनमें एक कंप्लीट, एक पूर्ण आहार नाल उपस्थित है। तो सवाल आना चाहिए कि आखिर हम पूर्ण आहार नाल किसे कहेंगे? एक पूर्ण कंप्लीट आहार नाल की शुरुआत होती है मुख से, तो एक पूर्ण आहार नाल मुख से प्रारंभ होती है और जाकर फिर खुलती है अंत में गुदा द्वार में। तो अगर कोई आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर गुदा द्वार में समाप्त हो जाती है तो उसे पूर्ण आहार नाल, कंप्लीट एलिमेंटरी कैनाल के नाम से जाना जाता है। एस्के हेलमिंथस जंतुओं में लैंगिक विधि से जनन होता है, लेकिन नर प्रजनन अंग नर सदस्य में है, मादा प्रजनन अंग मादा सदस्य में है। यानी प्रकृति में नर सदस्य मादा सदस्य दोनों ही उपस्थित हैं और दोनों को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। इस घटना को नाम दिया गया है लैंगिक द्विरूपता, यानी बाहरी लक्षणों के आधार पर नर और मादा जंतुओं को अलग अलग पहचाना जा सकता है। इसी घटना को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल लेके, इस संघ का एक जंतु है एस्केरिस। अगर एस्केरिस में नर और मादा को देखें तो हम क्या देखते हैं? मादा अधिक लंबी है, नर तुलनात्मक रूप से कम लंबा है। तो लेंथ, लंबाई के आधार पर नर और मादा को अलग अलग पहचाना जा सकता है। नंबर 2, नर का जो पश्च सिरा है शरीर का वो ऐसे मुड़ा हुआ है हुक की तरह, लेकिन मादा के शरीर का पश्च सिरा स्ट्रेट सीधा है। तो बाहरी लक्षणों के आधार पर हमने देखा कि नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से अलग है, हम इन्हें अलग अलग पहचान सकते हैं। इसी घटना को लैंगिक द्विरूपता के नाम से जाना जाता है।
अगली बात करूंगा परिवर्तन की। कुछ ऐसे जंतु हैं एस्के हेल्मिंथस के जिनमें प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जब परिवर्तन के दौरान लार्वा अनुपस्थित, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है लार्वा उपस्थित। तो कुछ एस्के हेल्मिंथस के सदस्यों में लार्वा है, कुछ में नहीं है। अब बात करते हैं इनके उत्सर्जन की। इनमें उत्सर्जन तंत्र जो है एच आकृति का, अंग्रेजी का एक लेटर है एच, वैसी नलिकाओं का बना हुआ उत्सर्जी तंत्र है। लेकिन उत्सर्जन का काम रेनेट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो रेनेट कोशिकाएं हैं, ये उत्सर्जन का काम इनमें करती है। तो एस्केरिस, एक वाउचेरिया, ये इसी एस्के हेल्मिंथस संघ के उदाहरण है, जंतु हैं। ये जंतु स्वतंत्र रूप से मिलते हैं, स्थल पर मिल सकते हैं, जलीय आवास में मिल सकते हैं और परजीवी प्रकृति के हो सकते हैं। तो आवास के बारे में बात की, इनके बारे में। आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। फिर एक नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।